दोस्तों, मेरा नाम उमा टमटा और मैं आज एक फिर नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने 1853 चार्टर अधिनियम तक करा दिया था और आज का हमारा है 1858 भारत शासन अधिनियम। तो दोस्तों, ये सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं चार्टर एक्ट, अधिनियम, इन सब से। तो इनको पढ़िएगा अच्छे से और मैं सभी किताबों का निचोड़ लेके आई हूँ। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश गवर्नर के अधीन किया गया। गवर्नर जनरल पद नाम बदलकर भारत का वायरस कर दिया। भारत का पहला वायरस कैनिंग था। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि कौन से अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायरस कर दिया गया था। तो आप कहेंगे कैनिंग। ठीक है, कैनिंग जो हमारे पहले वायसराय थे। अब बीओसी बीओडी को समाप्त कर भारत में दोहरे प्रशासन का अंत किया गया। मुगल सम्राट के पद को भी खत्म कर दिया गया। फिर हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। फिर भारत का राज्य सचिव का नया पद सृजित किया गया था। यह ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होता था और ब्रिटिश संशोधन प्रति उत्तरदायित्व होता था। भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया था। इसका काम भारत के राज्य सचिव को सुझाव देना। इसका चेयरमैन भारत सचिव ही होता था। फिर दूसरा हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके तहत कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। महाराष्ट्र को विधान परिषद में भारतीयों को नामित करने का अधिकार मिला था। ठीक है, 1862 में कैनिंग ने बनारस, पटियाला, सर दिनकर राव को नामित किया गया था। अब ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विधान परिषद में कैनिंग ने कौन कौन से सदस्य को नामित किया था। तो आप याद रखेंगे कि बनारस, पटियाला और सर दिनकर राव को। फिर इसी के साथ पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को कब शामिल किया गया था। तो आप बताएंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम में। ठीक है, कैनिंग के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसे बोलते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, ये भी कैनिंग द्वारा कब शुरू किया गया था? 1861 के अधिनियम के तहत। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गया क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। फिर देखो, 1861 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की विधायक शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंटियों को कानून बनाने की शक्तियाँ वापस देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी। अब जो वायरस को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ मिल गई थी। ठीक है, जो वायरस है उसको अध्यादेश जाने की शक्तियाँ कब मिली? 1861 के अधिनियम के तहत। अब 1892 का भारत परिषद अधिनियम। यह अधिनियम कांग्रेस के 1890 से 1891 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित था। अब ठीक है, अधिनियम के प्रावधान। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब आपसे सवाल बनता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी। तो आप बता सकते हैं कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी। तो आप बता सकते हैं कि 1892 का अधिनियम के तहत। निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी और निर्वाचन सदस्यों को मनोनीत की संख्या दी गई थी। बजट पर बहस का अधिकार। अब हमको जो है बजट पर बहस करने का अधिकार भी 1892 के अधिनियम के तहत ही मिला था। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। फिर हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इस टाइम पे भारत का सचिव जो था वो मार्ले था, वायरस जो था वो मिंटो था, इसीलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के प्रावधान। देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत। मुस्लिम के लिए अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व शुरू किया गया था। अभी हमसे बहुत बार सवाल बनता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कौन से अधिनियम के तहत हुई थी। तो आप बता सकते हैं कि 1909 अधिनियम के तहत। इस मुसलमान प्रतिनिधि को वोट केवल मुसलमान मतदान देंगे। ठीक है, मिंटो का कहना था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा। अब जो 1919 अधिनियम है, इसके
इसके लिए मिंटो का कथन था कि हम क्या कर रहे हैं, नाक के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम बहुत भीषण होगा। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है हम किसको कहते हैं, मिंटो को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी 1919 अधिनियम के तहत जो हमारा गवर्नर था वो कौन था, वायरास, वो था हमारा मिंटो। अब जो वायरस की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति शुरू हो गई थी। अब जो पहले भारतीय चुने गए थे कानून अधिकारी वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, फिर भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति कानून अधिकारी पहले कौन बने थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये अधिनियम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हम मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा वायरस था वो कौन था, चैम्सफोर्ड था। भारत का सचिव जो था वो कौन था, मॉन्टेस्क्यू था। ठीक है, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाने का था। इसी क्रम में 1919 का एक्ट बना, ये 1921 को लागू हुआ था। जो हमारा 1919 का अधिनियम है ये लागू कब हुआ था, 1921 को लागू हुआ था। केंद्र में देशात्मक विधायकी राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। राज्य परिषद में कुल 6 सदस्य होते थे, जिनमें से 34 निर्वाचित होते थे। विधान परिषद में 144 सदस्य थे, जिसमें से 10 जो है वो निर्वाचित होते थे। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। अब देखो, जो हमारे प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत है वो भी 1919 अधिनियम के तहत हुई थी। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनस कार्डियस को कहते हैं। ठीक है, कोई विषय केंद्रीय या प्रांतीय और निर्णय करने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। अब देखिए, इस एक्ट के तहत संप्रदाय के आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछेगा कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन, तो आप क्या टिक कब करोगे, 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। अगर सिख को हो गया, भारतीय, ईसाइयों, आंग्री, इन सबका हो जाएगा तो 1919 का अधिनियम। फिर देखो, देश के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्राप्त की गई। फिर संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। अब आपसे सवाल बनता है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन से अधिनियम के तहत हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, 1919 का अधिनियम। फिर इसमें इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट के साथ अलग कर दिया गया था। अब केंद्र बजट और राज्य बजट को अलग कब किया, 1919 के अधिनियम के तहत। फिर हमारा है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो बदलाव हमारे संविधान में हुए हमने यहीं से ही लिए गए हैं। ठीक है, अब देखो, यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत अधिनियम था। इस अधिनियम के प्रावधान, भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव इसी के तहत रखी गई थी। केंद्र में द्वैध शासन शुरुआत। अब देखो, अगर प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होगी तो हमारा क्या आ जाएगा, 1919 का अधिनियम। अगर केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होगी तो 1935 का अधिनियम। इस चीज़ को याद रखना, बहुत बार सवाल आया है। फिर इसके तहत केंद्र और राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। इसके तहत 3 सूची बनाई गई, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में हमारे विषय थे 59 और प्रांत में थे 54 विषय, समवर्ती में थे 36 विषय। अब अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, जिसे हम वायरस कहते हैं। फिर प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। इसके तहत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। 1937 में प्रांतीय चुनाव इसी अधिनियम के तहत हुए थे। इसके तहत भारत परिषद खत्म कर दी गई थी। अब जो भारतीय परिषद थी वो क्या कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी 1935 अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1937 में। अब बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि बर्मा को भारत से अलग कौन से अधिनियम में किया गया था, कब किया गया था, तो आप आसानी से बता सकते हैं 1935 अधिनियम के तहत 1937 में। और उड़ीसा और सिंधु 2 नए प्रांत बनाए गए थे। आरबीआई का गठन। अब आपसे सवाल बनता है कि आरबीआई का गठन कौन से अधिनियम के तहत हुआ था, तो आप बता सकते हैं 1935 अधिनियम के तहत 1935 में इसका गठन किया गया था। मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसके तहत 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना
कौन से अधिनियम के तहत कर दी गई थी, तो आप बता सकते हैं कि 1935 का अधिनियम। इसके तहत दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। फिर है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 20 फरवरी 1947 को एटली ने घोषणा की 30 जून 1948 तक भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और सत्ता उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंप दी जाएगी। ठीक है। फिर 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना बनाई गई। अब बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि माउंटबेटन योजना कब बनाई गई, योजना कब आई, तो आप बोल सकते थे कि 3 जून 1947 को। तो दोस्तों आज ये मेरा आज का वीडियो था जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आप इन सबको नोट डाउन करना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा किताबों का निचोड़ लेके आई हूँ और स्पष्ट और सरल भाषाओं में। धन्यवाद।